कहानी की शुरुआत अमेरिका के एक ऐसे छोटे से शहर डेरी से होती है जो बाहर से तो बिल्कुल शांत और नॉर्मल दिखता है, लेकिन इस शांति के पीछे एक खौफनाक सच छिपा है। यह शहर एक श्राप पर बसा है। यहां एक ऐसी प्राचीन बुराई सो रही है जो सदियों से इस शहर को अपने साये में जकड़े हुए है। और इस शहर का सबसे डरावना नियम यह है कि हर 27 साल में वो बुराई अपनी नींद से जागती है। जब वो जागती है तो उसे भूख लगती है, और उसकी भूख बड़ों के मांस से नहीं बल्कि मासूम बच्चों के डर से मिटती है। जब तक उसका पेट नहीं भरता तब तक शहर की नालियां खून से लाल रहती है और बच्चों के गायब होने के पोस्टर दीवारों पर बढ़ते जाते हैं। और बदकिस्मती से 27 साल पूरे हो चुके हैं। वो जाग चुका है और उसका पहला शिकार बनने वाला है एक छोटा सा मासूम बच्चा। इसी ठहरे हुए खतरे के बीच हम धीरे धीरे साल 1988 के अक्टूबर में पहुंचते हैं, जहां पूरा डेरी शहर मूसलाधार बारिश में डूबा हुआ है। ऐसी बारिश जो थमने का नाम नहीं ले रही। हम एक घर के अंदर का नजारा देखते हैं जहां बिल नाम का एक लड़का अपने कमरे में बीमार पड़ा है। वो अपने छोटे भाई जॉर्जी के लिए एक कागज की नाव बना रहा है। बिल अपने भाई से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो नाव पर वैक्स की कोटिंग करता है ताकि वो पानी में गले नहीं। जॉर्जी खुशी खुशी वो नाव लेता है, बिल को गले लगाता है और अपना रेनकोट पहनकर बारिश में खेलने निकल पड़ता है। बिल उसे संभल कर जाने को कहता है, लेकिन कुदरत का खेल देखिए, यह उन दोनों भाइयों की आखिरी मुलाकात होने वाली थी। जॉर्जी बाहर आता है और अपनी नाव को सड़क के किनारे बहते पानी में छोड़ देता है। बहाव तेज था, नाव तेजी से बहती है और नन्हा जॉर्जी उसके पीछे पीछे दौड़ता है। वो बहुत खुश था, लेकिन तभी उसका सिर सड़क पर लगे एक बैरिकेड से टकराता है और वो गिर जाता है। वो संभल पाता उससे पहले ही वो नाव बहते हुए सड़क के किनारे बनी एक अंधेरी सीवर के अंदर गिर जाती है। जॉर्जी घबराकर नाली के पास भागता है। वो घुटनों के बल बैठकर उस गटर के अंदर झांकता है। अंदर सिर्फ घुप अंधेरा था, लेकिन तभी उस अंधेरे में उसे दो चमकती हुई पीली आंखें दिखाई देती हैं। जॉर्जी डरकर पीछे हट जाता है। तभी रोशनी में एक चेहरा सामने आता है, एक जोकर का। सफेद पुता हुआ चेहरा, लाल बाल और एक अजीब सी डरावनी मुस्कुराहट। वो जोकर जॉर्जी को देखकर बड़े प्यार से बोलता है, क्या तुम्हें तुम्हारी नाव चाहिए? जॉर्जी थोड़ा सहम जाता है। वो कहता है, मुझे अजनबियों से बात करने के लिए मना किया गया है। तभी जोकर अपनी चाल चलता है। वो कहता है, मैं पेनीवाइज हूं, नाचने वाला जोकर। लो, अब हम अजनबी नहीं रहे। उसकी आवाज में एक अजीब सा सम्मोहन था। वो जॉर्जी को फंसाने के लिए पॉपकॉर्न और कॉटन कैंडी का लालच देता है, सर्कस की बातें करता है। जॉर्जी को लगता है कि वो बस एक फंसा हुआ जोकर है, कोई खतरा नहीं है। बातों में उलझाकर पेनीवाइज उसे वो नाव दिखाते हुए कहता है, ये रही तुम्हारी नाव, इसे ले लो। जॉर्जी अपना हाथ धीरे धीरे गटर के अंदर डालता है। वो बस नाव को छूने ही वाला था कि तभी पेनीवाइज की शक्ल बदल जाती है। उसकी हंसी गायब हो जाती है। अगले ही पल वो अपना जबड़ा खोलता है और एक जंगली जानवर की तरह जॉर्जी के दाहिने हाथ को चबा जाता है। जॉर्जी दर्द से चीख उठता है। वो खून से लथपथ होकर सड़क पर रेंगने की कोशिश करता है, मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन बारिश के शोर में उसकी आवाज दब जाती है। इससे पहले कि वो भाग पाता, गटर के अंदर से एक लंबा हाथ बाहर आता है और जॉर्जी के पैर को पकड़कर उसे घसीटते हुए अंधेरे में खींच ले जाता है। सड़क पर अब कोई नहीं था, सिर्फ बारिश का पानी जो अब खून से लाल हो चुका था। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता है और जॉर्जी की मौत को 1 साल बीत चुका होता है, मगर डेरी का आसमान अब भी उतना ही भारी और बेचैन बना हुआ है। इसी बदली हुई दुनिया में हम माइक से मिलते हैं। माइक अपने दादाजी के साथ एक कसाई खाने में काम सीख रहा है। उसे एक भेड़ को मारने के लिए बोल्ट गन दी जाती है, लेकिन माइक का दिल गवाही नहीं देता। वो ट्रिगर नहीं दबा पाता। उसके दादाजी उसे डांटते हुए कहते हैं, तुम्हें मजबूत बनना होगा माइक, वरना यह दुनिया तुम्हें खा जाएगी। माइक को वो हिंसा पसंद नहीं थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह बोल्ट गन आगे चलकर उसकी जान बचाने वाली है। दूसरी तरफ डेरी के स्कूल में गर्मियों की छुट्टियों की घंटी बजती है। स्कूल से 4 गहरे दोस्त बाहर निकलते हैं, बिल, रिची, एडी और स्टैन। ये वही ग्रुप है जिसे आगे चलकर लूजर्स क्लब कहा जाएगा। सारे बच्चे खुश थे, लेकिन गेट पर माहौल गमगीन था। वहां पुलिस खड़ी थी और एक मां रोते हुए लोगों से अपनी बेटी के बारे में पूछ रही थी, जो कई दिनों से गायब थी। उन चारों दोस्तों को समझ आ जाता है कि शहर में वो बुराई अभी भी शिकार कर रही है। वहीं हम एक नए लड़के बेन को देखते हैं। वो मोटा है और स्कूल में नया आया है, इसलिए उसका कोई दोस्त नहीं है। तभी उसकी मुलाकात बेवर्ली से होती है। बेवर्ली स्कूल की सबसे सुंदर लड़की थी, लेकिन लोग उसके बारे में गंदी अफवाहें फैलाते थे। सिर्फ बेवर्ली ही थी
जो बेन से प्यार से बात करती है। बेन को पहली नजर में ही उससे एक जुड़ाव महसूस होता है। शाम को बिल अपने घर आता है। 1 साल हो गया, लेकिन वो आज भी यह मानने को तैयार नहीं था कि उसका छोटा भाई जॉर्जी मर चुका है। वो गैरेज में अपने पिता को शहर के सीवर सिस्टम का एक बना हुआ मॉडल दिखाता है। बिल उम्मीद से कहता है, डैड, जॉर्जी का रेनकोट यहाँ मिला था। हो सकता है वो बहकर बैरन्स तक पहुंच गया हो। हमें उसे ढूंढना चाहिए। ये सुनकर उसके पिता का सब्र टूट जाता है। वो गुस्से में बिल को झकझोरते हुए चिल्लाते हैं, बिल, होश में आओ, जॉर्जी मर चुका है, वो अब कभी वापस नहीं आएगा। बिल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके पिता चले जाते हैं, लेकिन बिल की उम्मीद नहीं टूटती। वो ठान लेता है कि वो खुद अपने दोस्तों के साथ बैरन्स जाकर सच का पता लगाएगा। कहानी आगे बढ़ती है और हम माइक को देखते हैं। वो अपनी साइकिल से मीट की डिलीवरी करने एक दुकान पर पहुंचता है। गली सुनसान थी। माइक साइकिल से मीट का पैकेट निकाल ही रहा था कि तभी दुकान के दरवाजे की दरारों से ढेर सारे जले हुए काले हाथ बाहर निकलने लगते हैं। दरवाजे के चारों तरफ से काला धुआं निकलने लगता है। अंदर से उसे किसी के तड़पने की आवाजें आती हैं। ये आवाजें उसके मरे हुए माता पिता की थी। दरअसल ये जोकर कोई आम दुश्मन नहीं है। ये बच्चों के दिमाग को पढ़ लेता है। माइक का सबसे बड़ा डर वो आग थी जिसमें सालों पहले उसके माता पिता जलकर मर गए थे, और पेनीवाइज ने ठीक उसी डर का फायदा उठाया। वो उसे वहीं दिखा रहा था जिसे देखने से माइक सबसे ज्यादा डरता था। माइक हिम्मत करके आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचता है सब कुछ गायब हो जाता है। दरवाजा खुलता है और अंदर अंधेरे में उसे फिर से वही 2 चमकती हुई पीली आंखें दिखाई देती हैं। वही शैतानी जोकर उसे अंधेरे से घूर रहा था। माइक अभी कुछ समझ ही पाता कि तभी अचानक एक तेज हॉर्न बजता है। शहर के बदमाश लड़के हेनरी और उसका गैंग वहां आ जाता है। वो माइक को डराते हैं और चले जाते हैं। उसके बाद दुकान का मालिक बाहर आता है। वहां ना कोई आग थी, ना कोई हाथ। माइक को एहसास हो चुका था कि उसका पुराना डर हकीकत बनकर वापस आ गया है और यह शहर अब सुरक्षित नहीं है। कहानी अब हमें मिलाती है स्टैन से। वो एक यहूदी परिवार से है और अपने बार मिtzवा की तैयारी कर रहा है। वो एक पुरानी किताब वापस रखने के लिए ऑफिस में जाता है। कमरा बिल्कुल शांत था। वहां दीवारों पर कई अजीबोगरीब पेंटिंग्स लगी थी, लेकिन एक पेंटिंग ऐसी थी जिससे स्टैन को सबसे ज्यादा डर लगता था। एक बांसुरी वाली औरत। उस औरत का चेहरा टेढ़ा मेढ़ा था और उसकी आंखें खाली थीं, जैसे वो स्टैन की रूह में झांक रही हो। स्टैन डर के मारे उस पेंटिंग की तरफ देखना भी नहीं चाहता था। किताब रखकर स्टैन जाने ही वाला था कि तभी पीछे से कुछ गिरने की जोरदार आवाज आती है। स्टैन की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वो मुड़कर देखता है तो वो पेंटिंग जमीन पर पड़ी थी। स्टैन कांपते हाथों से उस पेंटिंग को उठाता है, लेकिन यह क्या? फ्रेम के अंदर का कैनवास बिल्कुल खाली था। उस पेंटिंग में से वो औरत गायब थी। तभी पीछे से दरवाजा खुलने की आवाज आती है। स्टैन दरवाजे की तरफ मुड़ता है। उसे लगा शायद कोई आया है, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी ठीक उसके पीछे से फिर एक आहट होती है। अचानक पूरे कमरे की बत्तियां बुझ जाती हैं। घुप अंधेरा छा जाता है। स्टैन की सांसें अटक जाती हैं। जब वो धीरे से पीछे मुड़ता है तो वो बांसुरी वाली औरत अब पेंटिंग नहीं, हकीकत बनकर अंधेरे में खड़ी थी। उसका चेहरा बुरी तरह बिगड़ा हुआ था और वो अपने नुकीले दांतों के साथ स्टैन की तरफ मुस्कुरा रही थी। स्टैन की चीख निकल जाती है। वो अपनी जान बचाकर वहां से भागता है। उसे समझ आ गया था कि यह शहर उसके सबसे बुरे डर को हकीकत में बदल रहा है। अब बारी आती है बेन की। वो शहर में नया था। वहां उसका कोई दोस्त नहीं था, इसलिए वो अपना सारा वक्त लाइब्रेरी में किताबें पढ़ने में बिताता है। लेकिन वो कोई कहानी की किताबें नहीं, बल्कि डेरी, शहर के काले इतिहास को पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते उसे ईस्टर एग हंट की एक पुरानी फोटो थी। उस फोटो में सैकड़ों बच्चे थे, लेकिन बेन की नजर एक अजीब चीज पर अटक जाती है। एक पेड़ के ऊपर एक बच्चे का कटा सिर रखा था। वो पन्ने पलटता है, लेकिन हर पन्ने पर वही दिख रहा था। तभी लाइब्रेरी में एकदम सन्नाटा छा जाता है। बेन को हवा में तैरता हुआ एक लाल गुब्बारा दिखाई देता है। वो गुब्बारा धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ जाता है। बेन किसी सम्मोहन में बंधा हुआ उसके पीछे लाइब्रेरी के बेसमेंट में पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियों की तरफ देखता है उसे वहां एक जला हुआ सिरकटा शरीर दिखाई देता है। वो एक बच्चे का धड़ था जो पूरी तरह जला हुआ था। अचानक वो बिना सिर वाला शरीर बेन की तरफ दौड़ना शुरू कर देता है। बेन की चीख निकल जाती है। वो जान बचाकर पीछे भागता है। भागते भागते वो अचानक किसी से टकराता है। वो कोई भूत नहीं बल्कि लाइब्रेरियन थी। जब वो दोबारा मुड़कर पीछे देखता है तो वहां कोई नहीं था। बेन हाँफते हुए लाइब्रेरी से बाहर भागता है। उसे समझ आ गया था कि किताबों में लिखा वो डरावना इतिहास अब हकीकत बनकर उसके पीछे पड़ गया है। बेन लाइब्रेरी से बाहर निकलता ही है कि मुसीबत उसका इंतजार कर रही थी।
हेनरी और उसके गुंडे दोस्तों ने उसे घेर लेते हैं। वो बेन को बुरी तरह मारते हैं और उसे चाकू से चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बेन अपनी जान बचाने के लिए जख्मी हालत में जंगल की तरफ भागता है। भागते भागते वो एक बड़े से नाले के पास गिरता है। वहां किस्मत से बिल और उसके दोस्त पहले से मौजूद थे। वो वहां लापता बच्चों का सुराग ढूंढने आए थे। वो देखते हैं कि बेन खून से लथपथ है। वो बिना वक्त गंवाए उसकी मदद करते हैं और उसे अपनी साइकिल पर बैठाकर वहां से सुरक्षित निकाल ले जाते हैं। लेकिन हेनरी का एक साथी पैट्रिक बेन को ढूंढते हुए उसी नाले के पास पहुंच जाता है। बाकी सब जा चुके थे, लेकिन पैट्रिक को नाले के अंदर से कुछ आहट सुनाई देती है। उसे लगता है कि बेन अंदर छुपा है। पैट्रिक के हाथ में एक स्प्रे और लाइटर था। वो स्प्रे जलाकर अंधेरे में रास्ता देखते हुए अंदर घुसता है। अंदर घुप अंधेरा और बदबू थी। अंदर से उसे अजीबोगरीब फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। पैट्रिक अपना लाइटर और स्प्रे जलाता है। आग की रोशनी में उसे सामने कुछ भयानक सड़े गले शैतान दिखाई देते हैं जो उसकी तरफ बढ़ रहे थे। पैट्रिक की रूह कांप जाती है। वो चीखते हुए पीछे मुड़ता है और बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो एग्जिट के पास पहुंचता है, लोहे की ग्रिल नीचे गिर जाती है। रास्ता बंद हो चुका था। वो वहां फंस गया था। अंधेरे में उसकी सांसें फूल रही थी। तभी उसके ठीक सामने हवा में एक लाल गुब्बारा तैरता हुआ आता है। गुब्बारा फूटता है और उसके पीछे से वही डरावना जोकर पेनीवाइज अपना बड़ा सा मुंह खोलकर पैट्रिक पर झपटता है। पैट्रिक की चीखें उस नाले में गूंजती हैं और फिर हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। अब वो शहर का अगला मिसिंग केस बन चुका था। एक तरफ अंधेरे नाले में पैट्रिक की चीखें हमेशा के लिए खामोश हो गईं, लेकिन शहर में जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि उनके बीच क्या घूम रहा है। उसी वक्त हम मिलते हैं एडी से। एडी ग्रुप का सबसे डरपोक और वहमी लड़का है। उसे हर वक्त बीमारियों और कीटाणुओं का डर लगा रहता है, इसलिए वो हमेशा अपनी दवाइयां और इनहेलर साथ रखता है। एडी अपने घर जा रहा था कि तभी उसका सामना डेरी के सबसे बदनाम और डरावने घर से होता है। यह घर खंडहर पड़ा था और इससे एक अजीब सी मनहूसियत टपकती थी। एडी उस घर को इग्नोर करके तेजी से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उस घर का पुराना गेट अपने आप धीरे धीरे खुलने लगता है, जैसे कोई उसे अंदर बुला रहा हो। एडी घबराकर अपनी चाल तेज कर देता है। इसी हड़बड़ी में उसके हाथ से उसकी दवाइयों की डिब्बी छूटकर जमीन पर गिर जाती है और सारी गोलियां बिखर जाती हैं। एडी कांपते हाथों से जल्दी जल्दी उन्हें उठाने लगता है। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ती है। एक अजीब सा बीमार और गला हुआ हाथ आता है और एक गोली उठाकर एडी की तरफ बढ़ाता है। एडी की चीख निकल जाती है। वो वहां से पागलों की तरह भागता है। वो घर के पीछे की तरफ दौड़ता है ताकि जल्दी से मेन रोड पर पहुंच सके। भागते भागते वो अचानक पीछे मुड़कर देखता है, वो शैतान उसके पीछे नहीं था, लेकिन वहां बाढ़ के पीछे ढेर सारे लाल गुब्बारे हवा में तैर रहे थे। एडी की सांसें अटक जाती हैं। तभी गुब्बारा धीरे धीरे ऊपर उठता है और उसके पीछे से वही डरावना जोकर नजर आता है। वो अपने हाथों में उन गुब्बारों को पकड़े हुए था और एडी को देखकर अपनी खौफनाक मुस्कुराहट के साथ हाथ हिलाता है। एडी अब और बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर वहां से चीखते हुए मेन रोड की तरफ भाग जाता है। अब बारी थी बेवर्ली की। वो अपने घर के बाथरूम में थी। तभी उसे सिंक की नाली से बच्चों के रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। वो झुककर नाली के अंदर देखती है। तभी अचानक सिंक के अंदर से खून का एक जबरदस्त फव्वारा छूटता है। देखते ही देखते पूरा बाथरूम, दीवारें और बेवर्ली खुद खून से लथपथ हो जाती है। वो चीखती है। शोर सुनकर उसका पिता दौड़कर बाथरूम में आता है। बेवर्ली डरते हुए सिंक की तरफ इशारा करती है, लेकिन उसके पिता को वहां कुछ नहीं दिखता। उनके लिए बाथरूम बिल्कुल साफ था। वो उसे डांट कर चले जाते हैं। बेवर्ली को समझ आ जाता है कि यह शैतान सिर्फ बच्चों को दिखाई देता है। बड़ों की आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, लूजर्स क्लब। अगले दिन वो बिल और बाकी दोस्तों को बुलाती है। वो सारे लड़के बेवर्ली के घर आते हैं और मिलकर उस खूनी बाथरूम को साफ करते हैं। इस घटना ने उन सातों को हमेशा के लिए एक कर दिया था। अब वो अकेले नहीं थे, अब वो एक टीम थे। उसी रात बिल को अपने घर के बेसमेंट से पानी टपकने की आवाज आती है। वो नीचे जाता है। वहां घुटनों तक गंदा पानी भरा था। अंधेरे में उसे उसका मरा हुआ भाई दिखाई देता है। वही पीला रेनकोट, वही मासूम चेहरा। वो बिल को पुकारता है। बिल का दिल पिघलता है, लेकिन उसे याद आता है कि जॉर्जी मर चुका है। जैसे ही बिल पीछे हटता है, जॉर्जी का चेहरा सड़ने लगता है। वो एक डरावनी आवाज में चीखता है। देखते ही देखते पानी के अंदर से पेनीवाइज एक भूखे जानवर की तरह बाहर निकलता है और बिल पर झपटता है। बिल की चीख निकल जाती है। वो जान बचाकर ऊपर भागता है और दरवाजा बंद कर लेता है। वो बाल बाल बचा था, लेकिन अब उसे यकीन हो गया था कि उसका दुश्मन कोई इंसान नहीं बल्कि एक शैतान है। अब सारे दोस्त यानी लूजर्स क्लब बिल के गैराज में इकट्ठा होते हैं। बिल उन्हें एक प्रोजेक्टर पर शहर का नक्शा दिखाता है।
वो समझाता है कि जहां जहां बच्चे गायब हुए हैं वो सारी जगह शहर के सीवर सिस्टम से जुड़ी हुई है और वो सारी लाइनें एक ही जगह जाकर मिलती हैं, वही खंडहर घर जहां एडी ने उस कोढ़ी को देखा था, यानी वो शैतान वहीं रहता है। तभी अचानक प्रोजेक्टर अपने आप चलने लगता है। उसमें बिल के परिवार की पुरानी फोटो आने लगती है। पहले वो नॉर्मल थी, लेकिन फिर स्लाइड तेजी से बदलने लगती है, मशीन कंट्रोल से बाहर हो जाती है। बच्चे घबरा जाते हैं। माइक प्रोजेक्टर को लात मारता है, लेकिन वो बंद नहीं होता। शैतान ने मशीन पर कब्जा कर लिया था। अचानक स्लाइड्स एक फोटो पर आकर रुक जाती है। वो बिल की मां की फोटो थी। देखते ही देखते फोटो में मां के बाल हवा में उड़ने लगते हैं और उनके बालों के पीछे से धीरे धीरे वही डरावना जोकर अपना चेहरा बाहर निकालता है। वो स्क्रीन के अंदर से मुस्कुरा रहा था। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, प्रोजेक्टर की रोशनी गायब हो जाती है और अंधेरे में वो जोकर विशालकाय होकर स्क्रीन से बाहर कूद पड़ता है। सारे बच्चे चीखते हुए पीछे गिरते हैं। अफरा तफरी मच जाती है। वो बेवरली को पकड़ने ही वाला था कि तभी किसी ने गैराज का दरवाजा खोल दिया। रोशनी अंदर आती है और वो जोकर गायब हो जाता है। अब उन्हें यकीन हो गया था वो सिर्फ एक वहम नहीं था, वो हकीकत था और वो उन्हें मारने आ रहा है। डर को खत्म करने के लिए लूजर्स क्लब ने फैसला किया कि वो उस शैतान के घर में घुसकर उसे मारेंगे। बिल, रिची और एडी उस घर के अंदर घुसते हैं, जबकि बाकी बाहर पहरा देते हैं। घर के अंदर भयानक सन्नाटा था। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, वो घर उनके दिमाग से खेलना शुरू कर देता है। तीनों दोस्त एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। रिची एक कमरे में पहुंचता है जहां ढेर सारे जोकर के पुतले रखे थे। वहां उसे एक ताबूत मिलता है। जब वो उसे खोलता है तो उसमें उसे खुद की ही लाश दिखाई देती है। रिची डर के मारे चिल्लाता है, लेकिन आवाज बाहर नहीं जाती। दूसरी तरफ एडी फर्श टूटने की वजह से रसोई में गिर जाता है, जिससे उसका हाथ टूट जाता है और वो वहां अकेला फंस जाता है। तभी वहां रखा पुराना फ्रिज अपने आप हिलने लगता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, अंदर से पेनीवाइज अपनी टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों को सीधा करते हुए बाहर निकलता है। एडी चीखता है, लेकिन जोकर उसका गला पकड़ लेता है। जोकर एडी को मारने के लिए अपना मुंह खोलता है। तभी बिल और रिची वहां पहुंच जाते हैं। जोकर एडी को छोड़कर बिल की तरफ बढ़ता है। तभी बेवरली वहां आ जाती है और एक लोहे की रॉड पूरी ताकत से जोकर के मुंह में घुसा देती है। जोकर को पहली बार चोट लगी थी। उसका चेहरा फट जाता है। उसने उम्मीद नहीं की थी कि बच्चे उसे मारेंगे। वो लड़खड़ाते हुए बेसमेंट के अंधेरे कुएं में कूदकर गायब हो जाता है। बच्चे जीत तो गए थे, लेकिन एडी बुरी तरह घायल था। वो दर्द से रो रहा था। उन्हें समझ आ जाता है कि यह लड़ाई अब भी खत्म नहीं हुई है। जान बचाकर वो सारे दोस्त उस मनहूस घर से बाहर निकलते हैं। सबकी हालत खराब थी, लेकिन बिल की आंखों में अब भी वही जुनून था। बिल अपने दोस्तों को समझाने की कोशिश करता है कि वो शैतान घायल है। अगर हम अगली बार पूरी तैयारी के साथ वापस जाएंगे तो उसे खत्म कर सकते हैं। लेकिन बिल की यह बात सुनकर रिची का सब्र टूट जाता है। रिची गुस्से में बिल पर चिल्ला पड़ता है कि उसके पागलपन की वजह से आज एडी की जान चली जाती। बहस इतनी बढ़ जाती है कि दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। बाकी दोस्त बीच बचाव करके उन्हें अलग करते हैं। गुस्से में रिची अपनी साइकिल उठाकर वहां से चला जाता है। धीरे धीरे माइक, स्टैन और बेन भी सिर झुकाकर वहां से निकल जाते हैं। लूजर्स क्लब बुरी तरह बिखर चुका था। कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। ग्रुप अभी भी टूटा हुआ था। बिल को अपनी गलती का एहसास होता है। वो माफी मांगने के लिए बेवरली के घर पहुंचता है, लेकिन बेवरली के घर का दरवाजा पहले से खुला था। बिल घबराते हुए अंदर कदम रखता है। अंदर अजीब सा सन्नाटा था। बिल धीरे धीरे बाथरूम की तरफ बढ़ता है, जहां पिछली बार खून का धमाका हुआ था। जैसे ही वो बाथरूम में देखता है, उसकी रूह कांप जाती है। बाथरूम की छत पर ताजा खून से एक भयानक संदेश लिखा हुआ था। बिल समझ जाता है कि वो शैतान बेवरली को ले गया है। ये चेतावनी थी कि अगर उन्होंने उसका पीछा किया तो वो भी मारे जाएंगे। लेकिन बिल को अब डर नहीं लग रहा था, उसे गुस्सा आ रहा था। वो वहां से तुरंत भागता है। अब उसके पास एक ही मकसद था, लूजर्स क्लब को वापस इकट्ठा करना और बेवरली को जिंदा बचाना। बिल भागते हुए अपने दोस्तों के पास पहुंचता है और उन्हें बताता है कि वो शैतान बेवरली को ले गया है। ये सुनते ही उन सब की आपसी नाराजगी, उनका डर और वो पुरानी कड़वाहट एक पल में खत्म हो जाती है। वो सब एक साथ मिलकर फौरन उस मनहूस घर पर पहुंचते हैं। माइक अपनी बोल्ट गन ले आया था और बाकी सबने भी लोहे की रॉड और पत्थर उठा लिए थे। लूजर्स क्लब अब वापस एक हो चुका था, लेकिन इस बार उनके पास रोने का वक्त नहीं था। वो सातों पूरी तैयारी के साथ वापस उसी घर के बेसमेंट में जाते हैं। वहां एक पुराना और गहरा कुआं था जो सीधा शहर के गंदे नालों और उस शैतान की दुनिया में जाता था। अंदर से मौत की सड़ी हुई बदबू आ रही थी। आखिरकार हिम्मत करके वो सातों दोस्त रस्सियों के सहारे उस गहरे कुएं के अंदर उतरते हैं और उस जगह पहुंचते हैं जहां से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं आया था।
वहां का नजारा देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहां लाशों का ढेर था जो हवा में लटक रहा था। वो सारे बच्चे थे जो पिछले कई सालों में शहर से गायब हुए थे, और उन सब के बीच में बेवली भी हवा में बेहोश तैर रही थी। उसकी आंखें पथरा गई थी और वो किसी जिंदा लाश जैसी लग रही थी। बेन और बाकी दोस्त मिलकर हवा में तैरती हुई बेवली को नीचे खींचते हैं और किसी तरह उसे होश में लाते हैं, लेकिन तभी उनका ध्यान जाता है कि बिल वहां नहीं है। वो उसे ढूंढने आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बिल अपने छोटे भाई जॉर्जी के सामने खड़ा है। जॉर्जी रोते हुए बिल से कह रहा था, तुम मुझे लेने क्यों नहीं आए? मुझे घर जाना है। बिल का दिल पसीजता है, लेकिन वो समझ जाता है कि यह उसका भाई नहीं, बस उस शैतान का एक और छलावा है। बिल ने तुरंत बोल्ट गन ली और जॉर्जी के सिर पर चला दी। गोली लगते ही उसकी लाश जमीन पर गिरी, लेकिन अगले ही पल वो तड़पने लगा और अचानक उस भयानक जोकर में बदल गया। अब वो शैतान बिल के ऊपर चढ़ गया और उसे मारने की कोशिश करने लगा। बाकी सारे दोस्त उसे बचाने दौड़े और मिलकर उस पर टूट पड़े। शुरू में तो उस ताकतवर शैतान ने उन सबको उठा उठाकर दूर फेंक दिया, जिससे वो सब बुरी तरह डर गए। जोकर ने बिल को जकड़ लिया और बाकी दोस्तों को धमकी दी, तुम सब यहां से चले जाओ, मैं सिर्फ इसे रखूंगा और तुम सबकी जान बख्श दूंगा। लेकिन उसके दोस्त बिल को छोड़कर जाने वाले नहीं थे। उन्होंने अपनी बची कुची हिम्मत जुटाई और इस बार लोहे की रॉड और डंडों के साथ पूरी ताकत से चारों तरफ से जोकर पर हमला बोल दिया। जोकर ने उन्हें डराने के लिए अपना रूप बदला, उन्हें उनका सबसे बड़ा डर दिखाने की कोशिश की ताकि वो उन पर काबू पा सके। लेकिन इस बार कोई नहीं डरा, उनका डर खत्म हो चुका था। और जब शिकार डरता नहीं तो शैतान कमजोर पड़ जाता है। पेनीवाइज का शरीर टूटने लगा। वो पहली बार खुद डर गया और घायल होकर अपनी जान बचाने के लिए लड़खड़ाते हुए वहां बने एक अंधेरे गड्ढे में कूद गया। उस शैतान के उस गहरे गड्ढे में गिरने और गायब होने के बाद वहां अचानक शांति छा गई। बिल को वहां कीचड़ में अपने भाई का वही पीला रेनकोट मिला। उसने उसे गले लगाया और रोते हुए उसे हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। अब उसे यकीन हो गया था कि जॉर्जी अब कभी वापस नहीं आएगा। वो सारे दोस्त जो बुरी तरह थक चुके थे और घायल थे, एक दूसरे का सहारा बनकर उस बदबूदार नाले से बाहर आ जाते हैं। कुछ दिनों बाद सारे दोस्त एक मैदान में मिलते हैं। वहां बेवली ने उन्हें बताया कि जब वो बेहोश थी उसने देखा है कि वो शैतान मरा नहीं है, वो सिर्फ सोया है और वो फिर 27 साल बाद वापस आएगा। इसलिए उन्होंने कसम खाई कि अगर वो जोकर वापस आया तो वो लोग भी वापस आएंगे और उसे हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। इसके बाद एक एक करके सब अपने रास्तों पर निकल गए। लूजर्स क्लब ने अपने सबसे बड़े डर को हरा दिया था, लेकिन उन्हें पता था कि यह अंत नहीं है, ये तो बस एक शुरुआत थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही थ्रिलिंग एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मूवीवर्स थ्रिलर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग मूवीवर्स।